हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में बेसिकली हम 5 क्वेश्चन बिट मैनिपुलेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो सारे ही क्वेश्चन पांचों क्वेश्चन हमारे कॉन्टेस्ट के हैं जो हमने कल रखा था। जितने भी लोगों ने ये कॉन्टेस्ट नहीं दिया है, मैं उनसे यही कहूँगा कि पहले ये कॉन्टेस्ट ट्राई कर लें, उसके बाद ये एडिटोरियल वीडियो देखें। कॉन्टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। तो यार स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल से। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो यार फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा रेजिंग बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये बता रखा है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें अगर तुम वाई नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज डालते हो तो हर नाइट के बाद नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया जितने भी उस कंटेनर के अंदर रखे हुए होंगे वो डबल हो जाएंगे हमेशा हर नाइट के बाद। तो तुम्हें ये बताना है किसी एक पर्टिकुलर डे में अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे एक्स बैक्टीरिया इस कंटेनर के अंदर चाहिए तो मेरे को कितने बैक्टीरिया अलग से डालने पड़ेंगे। तो यार हम डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पे आते हैं क्योंकि ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है। तो मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर डे पे 27 नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज चाहिए एक कंटेनर के अंदर। तो मैंने कहा था कि मैं अगर एक बैक्टीरिया डालता हूँ मान लो कंटेनर के अंदर, तो एक नाइट के बाद वो 2 हो जाएगा, दूसरी नाइट के बाद वो 4 हो जाएगा, ऐसे करके 8 16 2 की पावर में रेज होगा हमेशा एक बैक्टीरिया। तो मैंने कहा 27 को अगर मैं देखूँ तो 27 के अंदर मेरे कितने 2 की पावर से ये 27 बनता है। तो बेसिकली 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, इन चार 2 की पावर के सम से ये 27 नंबर बनता है। तो अगर मेरे को 27 सम चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज का, तो मेरे को कितने बैक्टीरिया एडिशनली डालने पड़ेंगे उस कंटेनर के अंदर। तो आंसर होगा 4, कि जितने इस नंबर के अंदर सेट बिट होंगे मेरे को उतने बैक्टीरिया डालने पड़ेंगे। अब ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा ऐसा इसलिए कि मान लो मैंने अगर एक बैक्टीरिया डाला होता तो कुछ नंबर ऑफ़ डेज़ के बाद वो 16 में मान लो कन्वर्ट हो जाता। वो मैंने पहले दिन डाला था और 4 दिन बाद वो 16 में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन बाकी के ये जो 2 के पावर्स हैं वो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो उसके लिए मेरे को अलग से बैक्टीरिया डालने ही पड़ेंगे। तो मैंने पहले दिन डाला था 16, हो गया वो चौथे दिन। अगला बैक्टीरिया जो मैंने डाला वो करंटली इसी डे पे डाला जिस डे पे मेरे को चाहिए था, तो वो अभी एक ही रहेगा। एक मैंने उससे पहले वाले दिन डाला था तो वो 2 हो जाएगा, एक मैंने उसके भी 2 दिन पहले डाला था तो वो 8 हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे जितने 2 की पावर्स के सम चाहिए होंगे उन सब के लिए मेरे को एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया डालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन था कि नंबर ऑफ सेट बिट्स हमारे जितने होंगे इस n के अंदर उतने बैक्टीरियाज हमें डालने पड़ेंगे। जितना सिंपल ये लॉजिक था उतना सिंपल इसका कोड है। हमने सिंपली क्या करा, हमने एक x इनपुट ले लिया, जो नंबर हमें मिलेगा कि इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमें चाहिए एक पर्टिकुलर डे पे। फिर हमने एक बिट सेट बना लिया 40 साइज़ का s नाम करके और उसमें x पास कर दिया। तो s के अंदर मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ x अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टोर हो गया। बिट सेट की मैंने बताई थी ये एक अच्छी एडवांटेज होती है। और उसके बाद मैंने बिट सेट का इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर लिया s डॉट काउंट, जो मेरे को नंबर ऑफ सेट बिट कितने हैं s के अंदर वो डायरेक्टली बता देता है। इसकी जगह तुम बिल्ट इन पॉप भी यूज़ कर सकते थे। अगर तुम बिट सेट यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम नॉर्मल वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, मतलब तुमने x ले लिया इनपुट और उसके बाद तुम सिंपल बिल्ट इन पॉप यूज़ करते, इनबिल्ट फंक्शन है वो भी सी प्लस प्लस का, और उसके अंदर x पास करते तो वो भी बता देता तुम्हारे नंबर ऑफ सेट बिट कितने हैं x के अंदर। तो ये दो ऑप्शन है तुम्हारे इस क्वेश्चन को कोड करने का। सिंपल सा कोड है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। किसी को भी इसके एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉक्स के ऊपर। बेसिकली तुम्हारे पास एक लॉक है और उसे तुम्हें खोलना है n नंबर ऑफ मूव्स के अंदर। मतलब तुम n नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ मूव्स करोगे और उन मूव्स में अगर तुम लॉक खोल पाते हो तो सही बात है, लेकिन अगर तुम लॉक नहीं खोल पाते हो तो तुम्हें नो आउटपुट कराना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये दे रखा है। तो हर एक मूव में तुम कुछ डिग्री में इस डायलर को घुमाओगे। ये लॉक एक डायलर की तरह है, तो हर एक सिंगल मूव में कुछ डिग्री तुम इस डायलर को घुमाओगे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और एन मूव के बाद अगर ये डायलर तुम्हारा दोबारा से 0 के ऊपर आ जाता है तो यानी कि तुम्हारा लॉक खुल जाएगा, वरना तुम्हारा लॉक नहीं खुलेगा। तो मान लो मैंने इसको कुछ डिग्री रोटेट करा क्लॉकवाइज, फिर कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, ऐसे करते करते मैंने एन मूव्स करे और उसका जो नेट सम आता है वो मेरा 0 आता है या फिर 360 आता है। बेसिकली 360 और 0 डिग्री में सेम बात होती है। तो अगर मेरा ये आता है तो मेरा लॉक खुल जाएगा, अगर ये मेरा नहीं आता है तो मेरा लॉक नहीं खुलेगा।
यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो n के कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है। n का कंस्ट्रेंट इसलिए बहुत छोटा है क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है तो बेसिकली जैसे लॉक के बारे में तुमने पढ़ा होगा, हर एक लॉक का अपना कुछ सीक्वेंस होता है कि तुम पासवर्ड कभी भी सिलेक्ट करते हो तो जैसे पासवर्ड सिलेक्ट करने के बहुत सारे सीक्वेंस में से कोई एक सीक्वेंस होता है जो बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है, उसी तरह लॉक का भी एक सीक्वेंस होता है। तो अगर तुम्हारे पास n मूव्स हैं, हर मूव में तुम्हारे को कोई एक डिग्री दे रखी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 10, 20, 30, तुम्हारे पास 3 मूव्स हैं, 10 डिग्री मूव करने का, 20 डिग्री और 30 डिग्री मूव करने का। तो हर एक को तुम्हें मूव करने की क्या ऑप्शन है, या तो तुम 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे या तो तुम 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। तो हमने ये जान लिया कि हमारे पास n सीक्वेंस है और हर एक टर्न में, हर एक बारी में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको x डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ या तो मैं उसको x डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ। तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के n सीक्वेंस, हर एक डिग्री को मेरे को रोटेट करने के दो ऑप्शन है, यानी कि 2 की पावर n मेरे टोटल ऑप्शन है। तो मैं इस क्वेश्चन में देखा, मैंने कंस्ट्रेंट बहुत छोटे थे तो मैं सारे ही कॉम्बिनेशन जनरेट आराम से कर सकता हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो अगर n तुम्हारा 3 होता तो इस 3 के साथ तुम क्या क्या कॉम्बिनेशन कर सकते थे। अगर मैं एक पर्टिकुलर डिग्री को क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो मैं उसको 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, और अगर मैं एक पर्टिकुलर डिग्री को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो मैं इसको 0 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो n इक्वल्स टू अगर मेरा 3 होता है तो हमने जैसे पहली वीडियो में देखा था बिट मास्किंग के कि सारे सब सीक्वेंसेस कैसे जनरेट करने हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि n इक्वल्स टू 3 के लिए हमने 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे लिख लिए। ये 1 का रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी, 1 का, 0 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। तो यहाँ पे हमारे सारे कॉम्बिनेशंस आ गए सारे लॉक्स के लिए। हमारा जहाँ पे अगर बिट 0 है तो यानी कि वो ith बिट हमारा ith डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, कि अगर ith बिट 0 है तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमें उस डिग्री को रोटेट करना है, अगर बिट मेरा 1 है तो उस डिग्री को हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो मेरे पास ये 3 डिग्री गिवन थी, तो पहले मेरे 0 0 0 है यानी कि तीनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो -120 मैं इसको सम ले लेता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लूंगा और क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लूंगा। तो 0 0 0 है तो उन तीनों को माइनस 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 करा तो -120 -120 -120 -360 हो गए। इसी तरह अगले में देखूंगा तो +1 का मेरा +120 होगा, -120 -120, और लास्ट वाला सीक्वेंस ऐसे ही तीनों प्लस के हैं तो +120 +120 +120। तो हमने इनको ऐड ऑन कर लिया, जितने भी सीक्वेंस से हमारा जो नेट सम आया उसको ऐड ऑन कर लिया। तो अगर हमारा जो नेट सम है वो 0 आता है या फिर 360 का परफेक्ट मल्टीपल आता है, यानी कि 360 होता है या फिर नेगेटिव में 360 होता है, एक ही बात है, तो उस केस में हमारा आंसर आएगा कि हाँ हमने सीक्वेंस डिटेक्ट कर लिया है, हम इस लॉक को खोल लेंगे। वरना हमारा आंसर आएगा नो, कि हमारे को सीक्वेंस कोई भी नहीं मिला, कोई भी ऐसा परफेक्ट सीक्वेंस नहीं बन सकता गिवन डिग्रीज के हिसाब से जिससे हमारा लॉक खुल जाए। तो इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं, छोटा सा कोडिंग पार्ट है। मैंने n इनपुट ले लिया जो मेरे को गिवन था कि कितने मेरे पास डिग्रीज होंगे। ai मैंने इनपुट ले लिया कि मेरे जितने ith डिग्री मेरी क्या है वो मेरे ai में आ गई। एक रेंज बना लिया कि मेरे पास कितने टोटल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो वो 2 की पावर n हो गया। मैंने एक वेरिएबल बना लिया यस करके कि अगर मेरा यस ट्रू होगा तो यानी कि मैं लॉक खोल सकता हूँ, अगर मेरा यस फॉल्स होगा तो मैं लॉक नहीं खोल सकता। मैंने लूप लगा दिया 0 से लेके रेंज तक, यानी कि सारे कॉम्बिनेशंस के लिए मैंने एक लूप लगा लिया, और इंट एक डिग्री बना लिया कि हर एक कॉम्बिनेशन में मेरी नेट डिग्री क्या आती है वो डिग्री के अंदर स्टोर हो जाएगी। इस सीक्वेंस फंक्शन से मेरी डिग्री जो आएगी वो इस डिग्री के अंदर स्टोर हो जाएगी। और फिर मैंने सिंपल देख लिया कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिग्री इज डिविजिबल बाय 360 देन हमारा यस को ट्रू कर दो और लूप को ब्रेक कर दो। तो अगर मेरा यस है ट्रू तो हमने यस प्रिंट करवा दिया, वरना हमने नो प्रिंट करवा दिया। आप देखते हैं कि ये सीक्वेंस फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये बेसिकली हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था तो फटाफट बताऊंगा। मैंने एन और एरे जो बनाया था वो ग्लोबल बनाया था। जब भी तुम्हें कोई एक फंक्शन के अंदर एरेज या फिर कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो बार बार यूज़ करने हो तो तुम उनको ग्लोबल भी बना सकते हो ताकि उसको बार बार पास ना करना पड़े। तो हमने इंट एक्स ले लिया कि हमारा कौन सा सीक्वेंस है वो हमें एक्स से पता लगेगा। एक मैंने नेट वेरिएबल बना लिया, इसमें नेट डिग्री मेरी क्या आई है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि एक्स की बिट अगर ये वाली हमारी ट्रू है तो नेट में हम प्लस करेंगे ए ऑफ आई, वरना नेट में हम माइनस करेंगे। ये हो गया क्लॉकवाइज के लिए, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और हर एक बिट को देखने के बाद हम नेक्स्ट बिट में शिफ्ट कर देंगे, और नेक्स्ट हम नेट जितना भी और नेट जो भी डिग्री आई हमारी वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली
कंपाइल हो जाएगा और एक्सेप्टेड हो जाएगा। किसी को अगर इस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो यार थर्ड क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, पावर्स ऑफ 2। मैंने एक क्वेश्चन सेकंड वीडियो में करवाया था जो पावर्स के ऊपर बेसिकली था, तो मैंने वो क्वेश्चन इसलिए करवाया था क्योंकि पावर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पावर में, बेसिस में कन्वर्जन, इनसे काम करना तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। तो आज थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन है ये दोनों बहुत हद तक सिमिलर थे। जितने भी लोगों ने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और फोर्थ नहीं सॉल्व कर पाए, यार उनसे मैं यही कहूँगा कि यार थोड़ी मॉडिफिकेशन अगर तुम थर्ड में कर लेते तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता। आज हम खुद देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन कैसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड था थर्ड क्वेश्चन के कंपैरेटिवली। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या करना था कि हमारा एक नंबर x 2 की पावर कहलाता है, अगर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर y में, तो x हमारा 2 की पावर कहलाएगा। तो क्या हम एक गिवन नंबर n को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ एग्जैक्टली k पावर्स ऑफ 2, यानी कि हमारे को कोई एक n गिवन होगा और उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, 2 की कुछ पावर्स होंगी, ऐसी टर्म्स होंगी कुछ, और उनका सम n इक्वल्स होगा, और ये टर्म्स कितनी होगी, वो हमारी k होगी। तो अगर ये पॉसिबल है तो हमें वो सारे नंबर प्रिंट करवाने हैं, यानी कि वो सारे 2 की पावर्स प्रिंट करवानी है जिसका हम सम करेंगे तो वो n के इक्वल आएगा। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें सिंपली नो आउटपुट करवा देना है। तो मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे n मैंने 8 ले लिया और k इक्वल्स टू 8 ले लिया, कि मेरे को 8 टर्म चाहिए 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था। तो सबसे पहले तुम्हें देखना क्या था, हम 2 की पावर्स में बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने n को। बाइनरी में हमारा जहाँ जहाँ पे बिट सेट होगा उन 2 की पावर्स का सम हम करेंगे तो वो n के इक्वल हो जाएगा। तो हमने देखा कि 8 को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1000 आएगा, तो यानी कि इसमें एक ही बिट सेट है, यानी कि इस रिप्रेजेंटेशन में हमारा अगर k इक्वल्स टू 1 होता तो 8 हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते थे 8 से ही, लेकिन k इसमें 8 है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेट बिट कम है k से, तो उससे आंसर कैसे कंप्यूट करना है, उससे पहले एक सिंपल सा केस ले लेते हैं कि अगर हमारे मान लो नंबर ऑफ सेट बिट ज़्यादा होते k से, कि मान लो हमारा k इक्वल्स टू यहाँ पे 0 होता, तो क्या हम n को रिप्रेजेंट कर सकते थे k के टर्म्स में। अगर ओरिजिनली हमारे नंबर ऑफ सेट बिट ज़्यादा होंगे k से, तो किसी भी हालत में हम उसको k टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते 2 की पावर में, क्योंकि जो हम n को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं और उससे जितने नंबर ऑफ सेट बिट आते हैं वो मिनिमम होते हैं हर एक केस में। तो अगर के उसके इक्वल या उससे छोटा है तभी हमारा आंसर पॉसिबल है, लेकिन अगर के उससे बड़ा होगा नंबर ऑफ सेट बिट से n के रिप्रेजेंटेशन में, तो हमारा उस केस में पॉसिबल आंसर नहीं आ पाएगा। तो अब देखते हैं कि के अगर हमारा बड़ा होगा नंबर ऑफ गिवन सेट बिट से तो कैसे हम इससे आंसर निकाल सकते थे। तो 8 का रिप्रेजेंटेशन होगा मेरा 1000। तो मैंने कहा कि अगर 8 है, अगर मैं इसके सेट बिट को राइट साइड शिफ्ट करता हूँ 4, कि मेरे को अगर मान लो 4 से बनाना होता अपना नंबर, तो अगर मेरे को 8 एक बार ही चाहिए तो 4 मेरे को कितनी बारी चाहिए होता, 2 बारी चाहिए होता। फिर मैंने कहा कि अगर 4 को भी मैं शिफ्ट कर दूँ 2 के साइड, तो अगर मेरे को 2 बारी 4 चाहिए तो 2 कितनी बारी चाहिए, 2 4 टाइम्स चाहिए, यानी कि हर बारी हम जितने बिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे वो बिट मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे। ये हमने देखा बाइनरी के केस में। तो ऐसे ही हमने जब ये 4 वाले को देखा कि 4 अभी भी हमारा k से छोटा है, तो हमने इसको एक और बारी राइट शिफ्ट कर दिया तो ये 8 बन गया। मान लो कोई केस ऐसा आ जाए कि हमने लास्ट तक जितने हम शिफ्टिंग कर सकते थे हमने कर दिए, लेकिन फिर भी ये जो नंबर ऑफ सेट बिट है इस वाले पोजीशन पे वो हमारा लेस देन k है, तो उस केस में भी हमारा आंसर पॉसिबल नहीं होगा। वरना जो भी हमारा इस बिट के नीचे नंबर होगा उतनी बारी ही ये 2 की पावर अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा n आराम से बन जाएगा। तो ये तो हमारा एक परफेक्ट केस हो गया जिसमें हमने राइट शिफ्ट करते गए और हमारा नंबर आराम से बन गया 8। लेकिन कोई केस ऐसा आ जाए कि मान लो k इक्वल्स टू 3 है, तो जिसमें हम सारी बिट शिफ्ट नहीं करेंगे राइट साइड। अब इसको देखते हैं कि हम इसमें कैसे वर्क करेंगे। तो 8 के नीचे मेरा 1 था कि मेरे को 8 एक चाहिए 8 बनाने के लिए। मैंने कहा हमारा 1 छोटा है अभी k से, तो मेरे को इसको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको राइट शिफ्ट करता हूँ तो ये 2 हो जाता है। 2 अभी भी हमारा छोटा है 3 से। अब अगर मैं इसको इस पूरे 2 को राइट शिफ्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4, जो कि k से क्या है, बड़ा है। तो मेरे को इस सारे को राइट शिफ्ट नहीं करना था।
मेरे को क्या कर सकता हूँ फिर मैं इसकी एक ही सिंगल बिट को राइट शिफ्ट करता हूँ, तो एक बिट को राइट शिफ्ट करूँगा तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बिट को राइट शिफ्ट करता तो 4 में कन्वर्ट हो जाता। तो मेरा गेन कितने का हो रहा है हर एक राइट शिफ्ट में? अगर मैं एक बिट राइट शिफ्ट करता हूँ तो वो डबल हो जाता है, लेकिन वो एक बिट यहाँ से जाता है और यहाँ पे 2 नए बिट ऐड कर देता है, तो यानी कि 2 नए बिट ऐड हुए और एक बिट मेरा चला गया, यानी कि नेट गेन मेरा हर एक बिट को शिफ्ट करने का, राइट में शिफ्ट करने का क्या आया 1। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक बिट हमेशा शिफ्ट करता जाऊँगा और जब तक मेरा वो k से छोटा है तब तक मैं एक एक बिट शिफ्ट करा करा के देखता जाऊँगा कि क्या मेरा अब ये के इक्वल आया, क्या मेरा अब ये के इक्वल आया, और ऐसा मैं तब तक करता जाऊँगा जब तक सारे बिट मेरे इस 1 के नीचे नहीं आ जाते, या फिर जब तक मेरे नंबर ऑफ टोटल बिट का सम मेरा के इक्वल नहीं आ जाता। इस प्रोसेस को करने के बाद मेरे को पता चल जाएगा कि मैं के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। मैंने n और k इनपुट में ले लिया, एक वेरिएबल j बना लिया, इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक मैंने प्रायोरिटी क्यू बना ली q नाम करके। ये मैंने हैश डिफाइन में मैंने q मैक्स को प्रायोरिटी क्यू से डिफाइन पहले ही कर रखा है, तो मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बना ली q नाम करके। क्यों हमने प्रायोरिटी क्यू बनाई है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि n को बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने कहा कि अगर मेरा सेट बिट है तो हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या वैल्यू डाल दी, उस बिट की क्या पावर है, मतलब उस बिट की वैल्यू क्या है, 2 की पावर j। जो j हमने लिया था, हमने 0 बिट से स्टार्ट करा है, तो 2 की पावर 0 पहले जाएगा। अगर पहली बिट हमारी सेट होगी तो यानी कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर हमारा 1 चला जाएगा, और k को हमने माइनस माइनस कर दिया। हमें k चाहिए थे 2 के पावर्स, और हमारा अगर सेट बिट है तो यानी कि ये एक कंट्रीब्यूट कर देगा हमारा k के अंदर। तो जितने हमारे सेट बिट होंगे वो हमारे k के अंदर कंट्रीब्यूट करते जाएंगे। n को मैं नेक्स्ट बिट में शिफ्ट करता जाऊंगा राइट साइड, और j को भी मैं इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, 8 की वैल्यू मेरी प्रायोरिटी क्यू के अंदर आ जाएगी और इनमें से किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी, और k मेरा क्या हो जाएगा -1, एक ही बारी होगा तो k मेरा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रायोरिटी क्यू के अंदर मेरी क्या वैल्यूज आ गई, प्रायोरिटी क्यू के अंदर मेरी 2 की वो सारी वैल्यू आ गई जहाँ पे मेरा बिट हमेशा सेट था। तो उसके बाद मैंने ये देख लिया कि क्या मेरा k लेस देन 0 तो नहीं है। हमारा k लेस देन 0 किस केस में होगा, जब हमारे नंबर ऑफ सेट बिट k से भी ज़्यादा बड़े होंगे, तो उस केस में हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा नो। अगर हमारा k लेस देन 0 नहीं है तो यानी कि उस केस में दो ही केस हो सकता है कि या तो k हमारा इक्वल्स टू 0 होगा या फिर k हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब तक हमारा k ग्रेटर देन 0 है हमें बिट की शिफ्टिंग करनी थी। अब प्रायोरिटी क्यू मैंने इसलिए लिया था क्योंकि हम बिट की शिफ्टिंग हमेशा किससे करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से करेंगे, कि जो बिट मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू के सबसे पहले उसके बिट हम शिफ्ट करेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू हमेशा हमेशा हमें क्या वैल्यू दे देगा कि जो बिट हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी है उसकी वैल्यू क्या है। तो हमेशा प्रायोरिटी क्यू से पहला एलिमेंट वही आएगा। तो x के अंदर हमने वो एलिमेंट ले लिया कि वो जो गिवन पावर है 2 की वो क्या है, और इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि बिट को अगर शिफ्ट करना है तो उसको हमें एक बिट को जहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ से रिमूव करना है, नेक्स्ट बिट में हमें 2 ऐड करने हैं। तो हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू आई, जैसे मान लो अब 8 आया प्रायोरिटी क्यू से, तो 8 की जगह अब मैं नेक्स्ट में शिफ्ट करूंगा तो 8 की जगह मेरे को क्या डालना है 4। तो इसलिए मैंने x को डिवाइड बाय 2 कर दिया, और मैंने देखा अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अब 1 के केस में क्या मेरा बात आएगी, अगर मेरा बिट की वैल्यू 1 है तो इसके बाद मैं राइट शिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी बिट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उस हर केस में मैं बिट की राइट शिफ्टिंग कर सकता हूं। तो मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर 2 बारी x को डाल दिया, क्योंकि एक बिट अगर मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो वो 2 बारी ऐड हो जाएगा। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैंने 2 बारी डाल दिया, और नेट गेन मेरा कितना हो रहा है हर केस में 1 का, तो k को मैंने माइनस माइनस कर दिया। तो इनमें ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक या तो मेरा k 0 ना हो जाए, या फिर हमारा जो बिट है वो फर्स्ट बिट पे ना आ जाए। फर्स्ट बिट पे जैसे आएगा ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो मैंने देखा कि k अगर मेरा अभी भी पॉजिटिव होगा, यानी कि लूप ब्रेक किसकी वजह से हुआ है कि मेरा फर्स्ट बिट पे आ चुका है और अब मैं और शिफ्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरा k इक्वल्स टू 0 होगा तो मैंने यस प्रिंट करवाया, और प्रायोरिटी क्यू के अंदर मेरे ऑलरेडी 2 की पावर्स में सारी वैल्यूज स्टोर हैं। तो मैंने प्रायोरिटी क्यू के जितने एलिमेंट्स थे अब सारे प्रिंट आउट
करवा दिए तो मेरे को फाइनल आंसर क्या है वो आराम से मिल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट रहता है तो यार वो प्लीज़ जल्दी पूछ लेना। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा वो नंबर अच्छे लगते हैं जो 2 की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, और सेकंड पर्सन को हमेशा इंटीजर p अच्छा लगता है। तो दोनों का टेस्ट को कंबाइन करने के लिए इन लोगों ने एक p बाइनरी नंबर बनाया जो 2 की पावर x यानी कि 2 की कुछ पावर होगा प्लस p होगा। तो ये एक इन्होंने नंबर बनाया। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या था, तुम्हें एक गिवन n होगा और एक गिवन p होगा कि तुम्हारा एक नंबर होगा n और तुम्हें p पहले से दे रखा होगा। तुम्हें ये बताना है कि क्या तुम उस n को सम ऑफ p बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। कि मान लो मेरा n तुम्हारा 24 है और तुम्हारा p 1 है, तो 24 को क्या तुम p बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो कितने नंबर तुम्हारे रिक्वायर्ड होंगे उस 24 को रिप्रेजेंट करने में, वो तुम्हें आउटपुट देना है। तो 24 का केस हम देख लेते हैं। तो 24 को मैंने रिप्रेजेंट करा 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 1। तो मेरा इस केस में आंसर हमेशा 24 के इक्वल आया और p मेरा 1 था। तो यानी कि हर एक 2 की पावर में देख सकते हो मैंने 1 का एडिशन करा है। तो मेरे को कितने टर्म्स लगे टोटल 24 बनाने में, तो वो लगे 3 टर्म्स। ये टोटल में 3 टर्म्स है हमारे, तो 3 मेरा आंसर हो गया इस केस का। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी कहना है कि बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जिसको p बाइनरी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर कभी भी तुम्हारा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ज़्यादा समझ ना आए, तो या तो तुम टेस्ट केसेस लेके, छोटे टेस्ट केसेस लेके देख सकते हो कि कैसे ये नंबर्स बन रहे हैं, और कभी कभी तुम्हें थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ती है। तो मैंने कहा कि मान लो अगर मेरा n होता, किसी तरह एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि n होता और उसको 4 टर्म्स में मैं रिप्रेजेंट कर सकता था। 2 की पावर x1 माइनस पी प्लस 2 की पावर x2 माइनस पी प्लस 2 की पावर x3 माइनस पी प्लस 2 की पावर x4 माइनस पी। तो ये टोटल इस इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि n इक्वल्स टू 2 की पावर x1 प्लस 2 की पावर x2 प्लस 2 की पावर x3 प्लस 2 की पावर x4 माइनस 4p। ये चारों p एक साथ कर दिए, और इस माइनस 4p को मैं इस साइड ले जाऊँ तो सॉरी यहाँ पे गलती से n माइनस 4p है, ये बेसिकली n प्लस 4p हो जाएगा। तो n प्लस 4p को हम 4 टर्म्स में, 4 2 की पावर सम में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लो मेरा ये क्वेश्चन होता कि n माइनस 4p को क्या हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले की तरह नहीं हो जाता कि n माइनस 4p हमारा कुछ एक m हो गया, पर्टिकुलर m हो गया, और ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या हो गए, k हो गए। तो इस पर्टिकुलर m को क्या हम 2 की पावर के सम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे किसके इक्वल होंगे, k के इक्वल। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टू हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसमें बस एक चेंज है, मैंने इस एग्जांपल में कहा था कि तुम्हारे पास 4 टर्म्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पास कितने टर्म्स होंगे। तो तुम्हारे को ये जो 4 की वैल्यू है यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मान लो मैंने ले लिया n माइनस एक्स पी। अब मैं n माइनस एक्स पी के लिए रिप्रेजेंट देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मेरा 4 था तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी थी, 4। अगर यहाँ पे 5 होता तो मेरे को इसको चेक करना पड़ता कि क्या मैं इसको 5 टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 के पावर के सम्स के फॉर्म में। तो यानी कि अगर मेरा यहाँ पे x है तो n माइनस एक्स पी के लिए मेरे को यही चेक करना रह जाता है सिर्फ कि क्या मेरा n माइनस एक्स पी 2 के पावर्स के सम में रिप्रेजेंट हो सकता है, और जिसमें जो टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, वो किसके इक्वल होंगी, x के इक्वल। अब तुम ये सोचोगे ऐसे x तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे x बहुत नहीं हो सकते। ऐसे x ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेके 31 तक ही पॉसिबल हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने जैसा पिछले क्वेश्चन में बात करा था कि k अगर हमारा नंबर ऑफ सेट बिट से बड़ा आ जाता है, इतना बड़ा कि हम सारे बिट अगर ऑन भी कर दे तब भी वो k नहीं बना पाए, तो उस केस में मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा रेंज दे रखा था, n का रेंज था 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 बेसिकली 2 की पावर 30 के करीब होता है। तो यानी कि उसमें बस 30 बिट्स अवेलेबल हैं।
यानी कि कितने टर्म्स हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 की ले सकते हैं, वो मैक्सिमम 30 होगी। तो 30 टर्म्स के अंदर अंदर अगर कोई भी ऐसा केस नहीं आता जिसमें n माइनस एक्स पी रिप्रेजेंट हो सके 2 की पावर्स के सम में, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे x हों, तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर ऐसा आ जाता है कि जिसमें हमारा ये जो x है और उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो हमारा आंसर उस केस के लिए एग्जिस्ट करेगा, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही हमारा मिनिमम होगा, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, x को 1 से लेना स्टार्ट करेंगे और 31 तक जाएंगे। तो मैंने n और p इनपुट में ले लिया, i की वैल्यू मैंने कर दी 1 से लेके 32 तक। प्रिकॉशन के लिए मैंने 32 तक लूप चला लिया, 31 तक भी चलाते तो भी ये चल जाता आराम से। तो मैंने कहा इफ़ पॉसिबल है, यानी कि मेरा अगर कोई ऐसा केस पॉसिबल होता है जिसमें n माइनस एक्स पी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x टर्म्स में, और जिसमें सारी टर्म्स मेरी 2 की पावर्स में होंगी और उनका सम मैं करूँगा तो वो n माइनस एक्स पी के इक्वल आएगा। तो मैंने सी आउट आई करा दिया कि ये जितने टर्म्स होंगे उतना ही मेरा आंसर होगा, क्योंकि बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स ही बताने थे। लेकिन अगर ऐसा कोई भी केस पॉसिबल नहीं होता 1 से लेकर 32 के बीच में, तो मैंने सी आउट क्या करवा दिया, -1। अब ये देख लेते हैं कि पॉसिबल फंक्शन कर क्या रहा है। तो बेसिकली n और p मेरे ग्लोबल थे, पॉसिबल फंक्शन क्या कर रहा है, x वैल्यू की इनपुट ले रहा है, 1 से लेके 31 तक जो भी मेरा x होगा वो इनपुट ले रहा है। एक हमने नेट बनाया कि हमें चेक क्या करना है, हमें चेक हर केस में करना है n माइनस एक्स पी को, कि n माइनस एक्स पी मेरा क्या है। एक वेरिएबल j बना लिया जो कि मेरे को बताएगा कि बिट मेरी कौन सी है, और एक काउंट बना लिया 0 जो कि ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मैंने फिर से क्यू मैक्स बना लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, क्यू मैक्स के अंदर जिस जिस बिट के अंदर मेरा सेट है उसकी वैल्यू डाल दी क्यू के अंदर हमने। और फिर हमने ये देख लिया कि अगर हमारा काउंट ग्रेटर देन x हो जाता है, तो हमने जैसा उसमें देखा था कि नंबर ऑफ सेट बिट हमारी ग्रेटर देन k हो जाएगी, तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा हमारा बनाना। तो उसी तरह अगर मेरा नंबर ऑफ काउंट हमारा ग्रेटर देन x हो जाता है, कि जितने टर्म्स मेरे को चाहिए था उससे ज़्यादा मेरी सेट बिट है, तो मैं इसको नहीं बना सकता हूँ, तो यहीं पे मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी नंबर ऑफ सेट बिट इक्वल्स टू x या लेस देन x है, तो उस केस में क्या होगा ये देखते हैं। तो क्यू के अंदर मेरे कितने एलिमेंट पड़े होंगे, क्योंकि मैं अंदर मेरे उतने एलिमेंट पड़े होंगे जितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं मेरे। तो क्यू के अंदर जब तक मेरा एलिमेंट कोई भी पड़ा हुआ है, और या फिर क्यू का साइज़ मेरा लेस देन एक्स है, यानी कि जितने टर्म्स चाहिए उससे कम है, तब तक मैं ये वाइल लूप चलाता जाऊंगा। वाई के अंदर मैंने क्यू का, यानी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी क्या वैल्यू है वो इनपुट करवा दी, वाई को डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो हमने चेक कर लिया क्या हम इसको राइट शिफ्ट कर सकते हैं। अगर राइट शिफ्ट कर सकते हैं तो हमने एक बिट को उधर शिफ्ट कर दिया और काउंट प्लस प्लस कर दिया। सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस चलता रहेगा ये। और उसके बाद हमने रिटर्न क्या करा दिया, काउंट इक्वल्स टू एक्स। ये लूप दो ही केस में ब्रेक हो सकता है, या तो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं क्यू के अंदर, या फिर मेरा क्यू का साइज इक्वल्स टू एक्स हो जाता है। तो किसी भी केस में मेरा ये लूप ब्रेक होता है। तो मैंने सिंपल यही चेक करा लिया कि अगर मेरा काउंट इक्वल्स टू एक्स है, यानी कि जितने टर्म्स मेरे को चाहिए थे उतने टर्म्स मुझे मिल गए, तो काउंट इक्वल्स टू एक्स ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करती है, ये ट्रू रिटर्न करती है। तो हमारा फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ये इक्वल नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी, तो हमारा फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देगा। बूल टाइप का ये फंक्शन बनाया था। तो अगर हमारी पॉसिबल आई, यानी कि पॉसिबल फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, तो ये कंडीशन चल जाएगी और हमारा आईएथ यानी कि इतने टर्म्स हमारा आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी केस के लिए ये नहीं चलता है तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ आया होगा। किसी को अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा जॉर के बारे में। जॉर के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें कुछ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, पूरे एरे का जॉर लेके या फिर कुछ सब एरे का जॉर लेके, सब सीक्वेंस का जॉर लेके। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है कि हमारा एक दोस्त है, उसने हमें एक एरे दिया है, हमें बताना क्या है उस बंदे को कि हम कोई एक ऐसा इंटीजर x सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका अगर मैं जॉर लूँ एक हर एक नंबर से इंडिविजुअली, तो उन सब में जो मेरा मैक्सिमम जॉर आएगा, यानी कि मैंने x का जॉर लिया a1 से, x का जॉर लिया a2 से, x का जॉर लिया an से, एक एक बारी x का जॉर मैंने सबसे लिया, और जिस केस में मेरा मैक्सिमम जॉर आया वो जो मेरा आंसर है उसको मेरे को कम से कम करना है, यानी कि मैक्सिमम जॉर को मिनिमाइज करना है। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मेरा जो मैक्सिमम जॉर है मिनिमाइज्ड वो क्या होगा,
एक गिवन एरे के लिए, तो वो मेरे को प्रिंट करवाना है। मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें ज़ॉर को मिनिमाइज करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो एक सिंगल नंबर की मैं बात करूँ, कोई नंबर है मेरा a1 और उसका मैंने ज़ॉर लेना है किसी नंबर x के साथ, तो x के हर बिट पे क्या मेरा बिट होना चाहिए, बिट की वैल्यू होनी चाहिए ताकि ज़ॉर मेरा मिनिमम से मिनिमम आए। तो मैं कहता हूँ अगर a1 के ith बिट पे मेरा 1 है तो मैं अपने x के ith बिट पे भी 1 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 मेरा 0 होता है और 0 और 0 भी मेरा 0 होता है। तो मैं क्या चाहूँगा कि अगर a1 के ith बिट पे जो भी मेरा बिट है वही सेम बिट मेरा x के अंदर भी आ जाए, तो उस केस में मेरा आंसर 0 आएगा जो कि मिनिमम है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में मेरे पास एक सिंगल नंबर नहीं है, मेरे पास एक एरे है पूरा। तो हर एक एरे के एलिमेंट के लिए मेरे को ith बिट कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी ith बिट के ऊपर, तभी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं अपने x में वो ith बिट क्या रखूँ और उसको रखने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा जो सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो हम सबसे स्टार्ट करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे और पीछे से हम आगे की तरफ आते चले जाएंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। आज थोड़ा रिकर्जन से भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगर किसी को रिकर्जन नहीं समझ में आता है तो यार वो टेंशन मत लेना, बहुत जल्दी हम रिकर्जन के ऊपर भी आने वाले हैं। उस वीडियो को देखने के बाद भी तुम ये क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमने कहा कि हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे दो ग्रुप बनते हैं हमेशा। जितने भी हमारे n नंबर है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। अब वो दो ग्रुप किस तरीके से डिवाइड होंगे, तो अगर ith बिट मेरा 1 होगा तो वो सारे नंबर जिनका ith बिट वहाँ पे 1 होगा तो वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, और वो सारे नंबर जिनका ith बिट 0 होगा वो दूसरे ग्रुप में सेट हो जाएंगे। तो अगर मान लो कुछ तरीके से कोई एक ith बिट ऐसी आती है जिसमें इन दोनों में से कोई एक ग्रुप ऐसा है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया, यानी कि अगर मान लो कोई एक ith बिट ऐसी है कि जो सेट है और सारे नंबर जो n नंबर्स हैं उन सब में ही ये वाली ith बिट सेट है, तो 0 किसी का भी नहीं है। तो उस केस में मेरे आंसर वाले जो x मेरा वेरिएबल था उसके अंदर मेरे को क्या बिट हमेशा रखनी चाहिए ताकि मेरा मिनिमम आंसर आएगा। तो मैं कहता हूँ हमेशा जो ग्रुप मेरा भरा हुआ है हमारे को उसी की वैल्यू रखनी चाहिए। क्यों? अगर सारे नंबर का 1 है वहाँ पे ith बिट पे, तो मैं अपने x में भी 1 रख दूंगा तो वो मेरा 0 कर देगा सारे नंबर के लिए, तो उस केस में मेरा मिनिमम आंसर बनाएगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा कोई भी एक ग्रुप खाली होता है दोनों में से, तो मैं दूसरे ग्रुप की जो वैल्यू है बिट की वही मैं x को दे दूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट बिट के ऊपर शिफ्ट करूंगा। दूसरा केस ये आता है कि मान लो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी ith बिट हमारी 1 है और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी ith बिट हमारी 0 है। हमें ये चीज़ अच्छे से पता लग गया कि जो हम आंसर निकालेंगे उसके अंदर ये जो ith बिट होगी वो हमेशा हमारी 1 होगी ही होगी। अब ये 1 होगी ही होगी क्यों है ऐसा? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लो अगर मैं एक नंबर के साथ लेता हूँ x का ज़ॉर और उस नंबर का ith बिट 1 है और मेरा x भी 1 है, मतलब मेरे x का ith बिट भी 1 है, तो उस नंबर के साथ तो ये 0 कर देगा। लेकिन बहुत सारे नंबर ऐसे भी हैं जिनका वही सेम ith बिट 0 है। तो अगर मेरा x का ith बिट 1 था और मैं उन नंबर के साथ लेता हूँ जिनका ith बिट 0 है, तो वो आंसर में क्या कर देगा? 1 कर देगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर दोनों ग्रुप मेरे खाली नहीं है तो मेरा आंसर के अंदर वो वाला बिट 1 तो होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास चॉइसेस क्या हैं कि हम किस वाले ग्रुप के साथ चलें, कि मान लो मेरे आंसर में उस बिट में 1 होगा ही होगा, तो मैं क्या चाहूँगा? अब मेरे पास दो ग्रुप हैं कि यानी या तो मैं ith बिट इस फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से लूँ या तो मैं ith बिट सेकेंड ग्रुप के हिसाब से लूँ। आगे चल के क्या पता मेरा अलग अलग ग्रुप बढ़ जाए, कि मतलब जितने नंबर इधर थे जिनके ith बिट 1 है अब आगे चल के उनकी कोई और ith बिट 0 है, और जितने नंबर जो सेकेंड ग्रुप में थे जिनकी ith बिट 0 थी वो आगे चल के ith बिट 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो अब मेरे को यहाँ पे आगे का पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि हर केस में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से नंबर लूँगा या तो मैं सेकेंड ग्रुप के हिसाब से नंबर लूँगा। तो कभी भी तुम्हारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है
जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो और तुम्हें ये समझ ना आ रहा होगा कि किस वाले ऑप्शन को लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, तो मोस्टली उन केसेस में हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं। हम इस वाले ऑप्शन को अलग स्टोर करवा लेते हैं और दूसरे वाले ऑप्शन को भी अलग कंप्यूट करते हैं, और जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो हमेशा इन दोनों ऑप्शन से जो हमारा मिनिमम निकल के आता है, हमारा वो फाइनल आंसर में कंट्रीब्यूट करता है। इस क्वेश्चन को और अच्छे से तुम्हें तभी समझ आएगा जब इसका कोडिंग पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने एक वेरिएबल इनपुट ले लिया है n, कि मेरे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मैंने एरे बना लिया vn नाम करके, और एरे मैंने इनपुट करवा के मैंने सी आउट क्या करवा दिया कि जो मेरा मिनिमम आंसर होगा वो इस फंक्शन से जॉर रिक्वायर्ड से कंप्यूट हो जाएगा, और जो ये मेरा आउटपुट देगा फाइनली इस एरे के लिए वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो मेन इस क्वेश्चन में जॉर फंक्शन को स्टडी करना है कि ये जॉर फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो इसके अंदर हमेशा मैंने एक वेक्टर इनपुट करवाया है और कौन से बिट के ऊपर काम कर रहे हैं वो इनपुट करवाया है। तो स्टार्टिंग हम 30 से कर रहे हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर इस वाली बिट पे हम देखेंगे और इसके बाद 30 से लेके 29, 28 ऐसे करते करते 0 बिट से चले आएंगे। और ये फंक्शन हमारा कब एंड होगा, अगर हमारा बिट लेस देन 0 हो जाता है तो रिटर्न 0 कर देगा, कि बिट हमारी 0 से कम नहीं हो सकती, तो उस केस में ये 0 रिटर्न कर देगा। और ये फंक्शन एक रिकर्सिव कॉल करता जाएगा। रिकर्सिव कॉल कैसे होगी इसको समझते हैं। हमने एक वेक्टर बनाया ऑन और ऑफ करके। ऑन मेरा ग्रुप वो बोलता है कि मेरी जो ith बिट है, यानी कि ये जो करंट बिट है हमारी, अगर वो सेट होगी तो वो एलिमेंट मेरा ऑन के अंदर चला जाएगा। अगर वो ऑफ होगी यानी कि 0 होगी ith बिट, तो वो ऑफ के अंदर चला जाएगा। वेक्टर के अंदर मैं ट्रैवर्स करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ ith बिट मेरा सेट है या नहीं है। तो ये चीज़ भी आज सीख लो। मेरे को ith बिट चेक करनी है, तो i को मैं फर्स्ट बिट से लेके बार बार ही एक एक करके राइट शिफ्ट नहीं करूँगा। मैं i को डायरेक्टली राइट शिफ्ट कर दूंगा कितने बिट, जितने बिट पे मेरे को देखना है। मान लो मेरे को 5th बिट देखना होता तो मैं i को 5 बिट राइट शिफ्ट कर देता, तो मैं डायरेक्टली 5th बिट पे पहुंच गया हूं। अब मैं ये देखता हूं कि 5th बिट मेरी एंड 1 सेट है। अगर ये सेट है तो ऑन के अंदर मैं वैल्यू क्या डाल देता हूं, उस एलिमेंट की जिसका ये बिट सेट है। अगर ये बिट ऑफ है तो ऑफ के अंदर मैं उस एलिमेंट की वैल्यू डाल देता हूं जब ये ith बिट मेरा ऑफ है। तो मैंने दो केस यहाँ पे बनाए हैं कि मान लो अगर ऑन मेरा 0 है, यानी कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी ith बिट मेरी सेट है। तो ith बिट अगर मेरी किसी भी नंबर के लिए सेट नहीं है तो उस केस में मेरे को आंसर किसके हिसाब से निकालना था, दूसरे ग्रुप के हिसाब से। क्योंकि अगर मेरा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ith बिट 0 है तो x में 0 लेने का मेरा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को x में वही सेम बिट रखना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सारे नंबर्स में आया है, ताकि मेरा x से जो कंप्यूट हो आंसर वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो मैंने कहा कि मैं यही फंक्शन कॉल कर देता हूँ ऑफ वाले नंबर्स के लिए। ऑफ यानी कि सेकेंड ग्रुप जो मेरा हो गया, अब मैं उनके लिए कंप्यूट करूंगा बिट -1, कि हमने ith बिट तो देख लिया, ith बिट पे मेरा कुछ भी ऐड नहीं होगा आंसर के अंदर। जब मेरा दोनों बिट सेम हो जाएगा किसी भी आंसर में, इसकी ith बिट मेरी मान लो 0 है और जॉर जो मैं ले रहा हूँ x के साथ, तो x में भी ith बिट मेरा 0 है, तो आंसर के अंदर वो कुछ भी कंप्यूट नहीं करेगा। तो हमने सीधा फंक्शन कॉल कर दिया रिटर्न स्टेटमेंट में ही कि अब मैं क्या लूँगा, इसमें मैं सारे एलिमेंट वो ले लेता हूँ जो मेरा ऑफ बिट बताता है कि जिसकी सारी बिट मेरी ऑफ है ith बिट, और मैं अब इससे पीछे वाले बिट के लिए चेक करूँगा। फिर मैंने ये भी केस हो सकता है मेरा कि मान लो कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें मेरा ऑफ वाला जो ग्रुप है वो 0 हो जाए, तो उस केस में हम ये फंक्शन कॉल किसके लिए कर देंगे, ऑन वाले के लिए, कि उस केस में हम ith बिट अपनी ऑन ले लेंगे। तो ऑन वालों के लिए अब मैं आगे देखता हूँ कि क्या मेरी नेक्स्ट बिट का आंसर निकल के आता है। तो मान लो अगर मेरा ये दोनों ही ग्रुप भरे हुए थे तो उस केस में मैं रिटर्न क्या करूँगा, तो उस केस में मैं हमेशा मिनिमम रिटर्न करूँगा। ऑन बिट से मेरा जो आंसर आएगा और ऑफ बिट से मेरा जो आंसर आएगा, इसमें हमें प्लस क्या करना है, 1 × 2 की पावर उस बिट की वैल्यू। मैंने कहा था कि मान लो कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनका ith बिट 1 है और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनका ith बिट 0 है। तो उस केस में हमारे आंसर के अंदर हमेशा
1 ऐड होगा ही होगा, यानी कि उस बिट की वैल्यू हमेशा ऐड होगी ही होगी, क्योंकि आधे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका वहाँ पे कुछ वैल्यू 1 है और आधे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका वहाँ पे वैल्यू 0 है। तो मैं x को कुछ भी ले लूँ, कुछ नंबर्स के लिए मेरा 1 होगा ही और कुछ नंबर्स के लिए मेरा 0 होगा ही। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे को 1 × 2 की पावर बिट प्लस करना ही पड़ेगा, और जो मेरा ऑन के लिए आ रहा है आगे चल के, ऑन से मेरा छोटा आ रहा है या ऑफ से मेरा छोटा आ रहा है, इन दोनों में से जो भी मेरा छोटा आ रहा है उसमें मैं ये वाली बिट की वैल्यू ऐड कर दूंगा, तो इससे मेरा रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को समझ ना आ रहा हो तो एक बारी तुम एक छोटा एग्जांपल ले लेना, और ये जो रिकर्सिव फंक्शन मैंने लिखा है इसको कॉल करके एक बारी ड्राई रन कर देना। अगर फिर भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, इसको मैं और एलेबोरेट कर दूंगा बाद में। मेरे हिसाब से अब मैंने ज़ोर की प्रॉपर्टी जो बताई थी और कैसे हम आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ज़्यादातर लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे ये रिकर्सिव फंक्शन हर एक बिट के लिए कंप्यूट कर रहा है। अगर मेरा वो वाला बिट कुछ आधों के लिए ऑन है आधों के लिए ऑफ है, तो आंसर में मैं उस बिट की वैल्यू तो प्लस करवाऊंगा ही, और फिर मैं ये देख लूँगा कि पीछे वाले बिट्स के लिए कौन से ग्रुप के लिए छोटा आंसर आ रहा है। और अगर मेरा कोई भी एक ग्रुप मान लो 0 है तो मैं उस बिट में कुछ भी प्लस नहीं करवाऊंगा, यानी कि आंसर में कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, लेकिन मैं वो दूसरा वाला ग्रुप ले लूंगा जिसका 1 था, क्योंकि मेरा आंसर उसी केस में मिनिमम आएगा। तो यही दो सिंपल सी स्टेटमेंट थी, रिकर्सिव स्टेटमेंट थी, जिसको समझना था। एक बार इसको प्लीज़ खुद से पहले ड्राई रन कर लेना, फिर भी समझ ना आए तो तुम मुझसे दोबारा पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, पूरा बड़ा एलेबोरेशन एग्जाम्पल के साथ दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।